26-27 पर बोलूं, उसके पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आज सदन में पधारे थे और वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश में एक रिकॉर्ड बनाया है। 8,932 दिन तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर रहने का एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया। उसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये रिकॉर्ड जो बनाया माननीय सभापति महोदय, उसका भी कारण श्रोताओं में एक हमारे श्रीमान जयराम जी बैठे हैं, पर उसमें मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्रोता यदि ज्ञान निधि होता है तो वक्ता को आनंद आता है। तो आप ज्ञान निधि के रूप में वह विराजमान है, इसलिए आपका मैं स्वागत करता हूं। माननीय उपसभापति महोदय जी, माननीय उपसभापति महोदय, ये जो बजट है, अप्रोप्रिएशन बिल जो है, मैं थोड़ी बहुत ये राजनीति में रहकर आर्थिक मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। सब लोगों ने इसको बार बार बताया 53.58 लाख करोड़ रुपए का विनियोग विधेयक, 53.58 लाख का हमारा बजट, और ये जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो 162.84 लाख करोड़ का है। इसमें दो प्रकार के व्यय शामिल हैं। एक व्यय है जो पूंजीगत व्यय है, राजस्व व्यय है और भारित व्यय है। भारित मतलब दत्तमत है और प्रदत्त है, कुछ चार्ज एक्सपेंस है, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन जो किस्त चुका रहे हैं अपन लोन की, उसके 95 लाख करोड़ रुपया अलग से है, उसके ब्याज का 14.10 लाख करोड़ रुपया अलग से है, और उन सब का विवरण इसमें किया गया है। लेकिन चूंकि वो वित्तीय भार नहीं है, वो उधार से आएगा और इधर से आएगा और उधर चला जाएगा, लेकिन एप्रोप्रिएशन बिल पर उसका पूरा विवरण किया गया है, इसलिए ये एप्रोप्रिएशन बिल है। तो इसलिए पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है और जो बजट है, इसको हम किन किन आधार पर देखें तो आम जनता के लोक कल्याणकारी बजट हो, पहला काम इसका ही। दूसरा काम है कमजोर वर्ग की सुरक्षा, तीसरा काम है मजबूत आर्थिक आधार, और चौथा नैतिक एवं अनुशासित शासन। ये हमको देखने की बात। तो इन चार कसौटियों पर अगर इसको कसते हैं तो हमको इसका पता लगता है। और एक कौटिल्य का श्लोक है, वो मैं बोलकर शुरू करता हूं। प्रजा सुखे सुखम राज्ञे, प्रजानाम च हिते हितम, न आत्म प्रिय हितम राज्ञे, प्रजानाम तु प्रियम हितम। यानी राजा का सुख, शासन करने वाले का सुख प्रजा के सुख में है, और प्रजा के हित में ही उसका हित है। और एक आदर्श कल्याणकारी राज्य वही है जो आम जनता के हित को सर्वोच्च सर्वोपरि रखे। ये जो कौटिल्य का अमर वाक्य है, इस वाक्य को नरेंद्र मोदी जी ने प्रमाणित किया। उदाहरण के लिए अपन देखें, आर्थिक मामलों में मैं आऊंगा, राजस्व के मामले में, महंगाई के मामले में, और अभी अपना जो शुरू किया था उसमें हमारे मित्र डांगी साहब जो हमारे दिन भय, उन्होंने शुरुआत की थी, गैस में लाने लगा दी और कर दी, उन सब पर मैं आऊंगा बाद में। लेकिन पहले मैं इस बात पर आना चाहता हूं कि एक टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति करी मोदी, आर्थिक क्रांति के साथ वैचारिक क्रांति भी करी। आज हम यहां बैठे हैं, ये संसद भवन बना है, ये राज्यसभा बनी है, ये लोकसभा बनी है, इसकी गैलरीज बनी है। उसको अगर देखेंगे तो पता लगेगा कि हम आज इस लोकतंत्र में के मंदिर में हैं, लेकिन इसके पहले भारत में लोकतंत्र का क्या स्वरूप था, युग युग में भारत किस प्रकार का था, उसका वर्णन इन गैलरीज में है। आज कोई भारत की संसद देखने आएगा और भारत की संसद के गैलरीज को देखेगा तो उसको पता लगेगा कि ये किस देश की संसद है। ये विचार, इस प्रकार की कल्पना करके इस संसद भवन का निर्माण किया गया है।
लेकिन इस संसद भवन का निर्माण किया उस समय उनको एक बात भी ध्यान रही कि वो जो पुराना संसद भवन था वो उसने संविधान दिया, इसलिए उसको संविधान सभा का नाम दिया, उसका भी सम्मान रखा और ये भी सम्मान हुआ। उसी प्रकार से चिंतन की बात बता रहा हूं। ये राजपथ था, क्योंकि अंग्रेज के राजा किंग आते थे तो राज का पथ हो गया। लेकिन अब लोकतंत्र में जो जीत कर आए हैं वो राज करने के तो केवल आए नहीं, प्रशासन चलाने के लिए आए, लेकिन वो कर्तव्य के पथ पर आते। इसलिए आज ये सुभाष बाबू की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक ये जो कर्तव्य पथ बना है वो हमारे कर्तव्य को हमेशा याद दिलाता रहे, इस प्रकार की सोच के साथ। फिर कर्तव्य पथ के साथ साथ कर्तव्य भवन भी बना दिए। ऑफिस में बैठते थे, अफसर बनकर बैठते थे। हम अफसर हैं, अफसर नहीं भाई, आप लोक सेवक हो, इसलिए आप कर्तव्य भवन में बैठो, आपको कर्तव्य करना है, काम करना है। और इसका दूसरा उदाहरण देखो, पीएमओ ये होता था, अब कर दिया सेवा तीर्थ। ये मैं यहां बैठा हूं इसलिए सेवा करने के लिए बैठा हूं, इसलिए वो सेवा तीर्थ नाम उसका कर दिया। ये टोटल रिवॉल्यूशन, ये एक काम ही नहीं हुआ। तो यार दिल्ली का भी आप रिवॉल्यूशन देखो। अब ये आपके नॉर्थ विंग और साउथ विंग थी, अब इनके सारे दफ्तर चेंज हो गए, प्रधानमंत्री का भी हो गया, गृह मंत्री का भी, सबका हो गया। और अब वो क्या हो रहा है, अब वो बन रहा है म्यूजियम, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा वो आएगा युगे युगे न भारत है। सतयुग से कलयुग तक जिस भारत के रथ की महिमा काल चक्र मानता है, उस काल चक्र का पूरा विवरण युगे युगे न भारतों में वहां पर होगा। यह मोदी जी की सोच, ये सोच है। इसीलिए मैं कहता हूं, हमारे यहां कहावत है कि स्वयं मृगेंद्रता। जंगल में जब शेर रहता है ना तो वो स्वयं ही मृग का राजा बन जाता है। लेकिन मैं इसको बदल कर कहना चाहता हूं कि विक्रमार्जित कार्येषु स्वयमेव निरंतरता। अपने विक्रम से अर्जित कार्यों के कारण से 8,932 दिन तक शासन करने का काम उनके कार्यों के कारण से हुआ है। इसलिए ये उनको बधाई देते हुए मैं अब विनियोग विधेयक पर आगे चलना चाहता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और दीर्घकालीन स्थिरता, ये 3 इकोनॉमिक्स के सिद्धांत। आर्थिक विकास होना चाहिए, सामाजिक कल्याण साथ साथ। भारत अगर सोने की चिड़िया हो लेकिन गांव का आदमी गरीब हो तो वो सोने की चिड़िया कोई काम की नहीं। इसलिए उस आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी चाहिए और दीर्घकालीन स्थिरता चाहिए, लंबे समय तक चलने वाला काम वो चाहिए। और इसका आज आप एक छोटा सा उदाहरण आपने देखा होगा। माननीय मोदी जी जब आए और जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने गंभीरता के साथ चुनौती भी स्वीकारी और गंभीरता के साथ सावधान भी किया, और देश के हित में, राष्ट्र के हित में और विश्व शांति के हित में ये क्या करना चाहिए उसका भी पूरा विवरण उन्होंने किया। अब मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूं कि हमारे लोग कह रहे थे गैस की लाइन लग गई, गैस की लाइन लग गई। ऐसा कौन सा देश है इस समय दुनिया में जिसके तट पर अमेरिका का जहाज भी आकर खड़ा हो और रशिया का जहाज भी आकर खड़ा हो, दोनों आकर कहते ये तेल भारत के लिए है। ये काम नरेंद्र मोदी ने किया। अमेरिका का जहाज भी एलपीजी लेकर आ गया और रूस का जहाज जो चीन जा रहा था वो भी रास्ता बदलकर भारत आ गया। इसको मोदी कहते हैं। आया उस हार्मुज स्ट्रीट में कोई नहीं निकल रहे थे, अपने 5 जहाज निकल कर आ गए। ये काम वो इसलिए कर रहे हैं कि भारत की आम आदमी को तकलीफ नहीं हो। यह काम है शासन करने वाले का। और इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया कि हम इसकी कमी नहीं आने दें।
27 देशों से आता था, अब 41 देशों से खरीद रहे हैं। और ये राजा का मतलब शासन करने वाला का एक कर्तव्य था, उस कर्तव्य का वो पालन कर रहे हैं। पर यहां उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अगर ये युद्ध लंबा चलेगा तो कई समस्याएं भी पैदा होगी। वो समस्याएं केवल भारत के लिए पैदा नहीं होगी, वो समस्याएं दुनिया के लिए पैदा होगी। आप एक छोटी सी बात मैं आपको निवेदन करता हूं। ईरान ने बहरीन पर, सऊदी अरब पर, ओमान पर, सब पर हमला किया, लेकिन अब अपन सब जानते हैं कि वो तेल उत्पन्न करने वाले, गैस उत्पन्न करने वाले देश हैं, लेकिन पानी नहीं है। पानी नहीं है तो उन्होंने समुद्र के खारे पानी को मीठा कर कर पीने के संयंत्र लगा रखे हैं। और ईरान ने उनको चेतावनी दी कि अगर मेरे पावर प्रोजेक्ट्स पर हमला होगा तो मैं तुम्हारा जो पानी पीने का है ना, वो बंद कर दूंगा। तो जब पानी उनका नष्ट होगा तो फिर भारत में पेट्रोल डीजल कहां से आएगा? तो इस बात की भी उन्होंने ध्यान दिलाया। तो मैं हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वो भी इस बात को सुने। ये सारी बात कही। फिर उन्होंने कहा कि भारत के स्थान को बड़ा कर दिया। उन्होंने सबसे बात करी, इजराइल से बात करी, ईरान से बात करी, सारे खाड़ी के देशों से बात करी, एक बार नहीं 2 बार बात करी, पुतिन साहब से बात करी, उनसे बात करी और भारत की ध्वजा को ऊंचा रखने का काम किया। उनका मूल काम भारत की ध्वजा को ऊंचा रखने का था, वो काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो चिंतन है और चिंतन के आधार पर उन्होंने जो काम किया है, उसके आधार पर अपन आर्थिक स्थिति को देखें। तो उसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो विकास पहले और उपभोग बाद में, इस नीति को इस बजट के और एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में से आपको सोचना चाहिए। दूसरा, आत्मनिर्भरता, यह बड़ी पॉइंट है। मैं माननीय सदस्यों भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप सोचें, जब जब कोई संकट आया है तो चेन चलाना पड़ता है। और यह खाड़ी का जो है वो भारत के लिए चिंतन का विषय भी है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूं कि इतना पेट्रोल लगता था, इतना डीजल लगता था, अभी भारत सरकार ने 15,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदकर सभी राज्यों को दी है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ईवी पर आ जाओ। भारत सरकार ने सारा ब्रॉडगेज 90%, 99% इलेक्ट्रिफाइड कर दिया पूरी ट्रेनों को। डीजल का, पेट्रोल का कम हो गया, ईवी से कम हो रहा है। अब मैं अपील करना चाहूंगा कि पहले हम लकड़ी चूल्हे में डालकर खाना बनाते, फिर कोयले पर भी आ गए, फिर केरोसिन पर आ गए, स्टोव पर आ गए, एलएनजी पर आ गए, पीएनजी पर आ गए। अब समय आ गया है जब बिजली पर आना पड़ेगा। इंडक्शन जो है ना, उनके आधार पर हमको काम करना पड़ेगा। इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। कल कोई देश ही अपने खिलाफ हो जाए, सप्लाई बंद हो जाए, तो भारत को इसको चुनौती के रूप में भी मोदी जी ने स्वीकार किया है और इसलिए हमको भी इसको स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार से बिजली जो है उसके लिए भी उन्होंने नया काम कर दिया। सोलर एनर्जी, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ये सारे काम करे, किसानों को सूर्य घर। तो ये सारी चीज जब हमारे पास आएगी तो हम उस ओर बढ़ेंगे। तो ये दूसरा बड़ा काम किया उन्होंने। तो आज हमको इस बात की सोचने की जरूरत है। आज इस बात को सोचने के बजाय, हमको एक साथ खड़ा होने के बजाय, हमने कितना बड़ा काम किया, इतना पैनिक क्रिएट किया। लोकसभा, राज्यसभा, कई विधानसभाओं में भी सिलेंडर ले लेकर बैठ गए, उसका वो ले लेकर, और 50 लाख सिलेंडर जो रोज बुक होते थे, उस पैनिक के कारण से 95 लाख सिलेंडर बुक होने लग गए। ये पैनिक क्रिएट कर दिया, लाइन में लग गए। अभी जाकर क्या, अभी लाइन में लग गए।
अरे भाई यार 25 दिन में तुम्हारा आएगा, 45 दिन में तुम्हारा आएगा, इसको सोचा नहीं। अगर थोड़े से 4-5 दिन सोच लेते, अब तो वो फेल हो गया काम। खाली डब्बा खाली बोतल, क्योंकि वो लाइन तो खत्म हो गई, वापस 50 लाख पर आ गए। इससे शॉर्ट टर्म का कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, पर देश का नुकसान हो जाता। इसलिए वो राजनीतिक